परमाणु संरचना अपन पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे विद्युत चुंबकीय तरंगों की द्वैत प्रकृति के बारे में, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगों की द्वैत प्रकृति, विद्युत चुंबकीय तरंगों की द्वैत प्रकृति, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये अपन को वापस से एक बार देखना है। हालांकि कुछ आइडिया मैंने आपको लास्ट क्लास में इसके बारे में दिया था, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है ये अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, अपन ने प्लांक क्वांटम सिद्धांत पढ़ा है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी अपन ने पढ़ी है। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या होती है ना। तो प्लांक ये कहता है कि किसी भी स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन सतत रूप से ना होकर असतत रूप से होता है। यानी किसी भी स्रोत से जब ऊर्जा उत्सर्जित होती है या कोई भी स्रोत अगर ऊर्जा क्या करता है, अवशोषित करता है, तो वो लगातार ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन ना करके ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी और छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ही एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और एनर्जी की ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं इनको अपन बोलते हैं फोटोन, ठीक है। यानी फोटोन जो है वो ऊर्जा का न्यूनतम संभव मान है। किसी भी स्रोत से कम जो है वो ऊर्जा के रूप में एक फोटोन तो निकलेगा ही निकलेगा। ऐसे ही कोई भी स्रोत या कोई भी पदार्थ जो है अगर ऊर्जा ग्रहण कर रहा है तो कम से कम वो एक फोटोन तो ग्रहण करेगा ही करेगा। कभी भी आधा फोटोन जो है वो पॉसिबल नहीं है, 3/4 फोटोन पॉसिबल नहीं है, 1/4 फोटोन पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम एक फोटोन का आदान प्रदान होगा, ठीक है। और किसी भी फोटोन की एनर्जी होती कितनी है, तो ये अपन ने पढ़ा है E = h², ये एक फोटोन की ऊर्जा होती है, ठीक। और E = अपन इसको कन्वर्ट करके hc/λ भी बोल सकते हैं। ये एक फोटोन की ऊर्जा थी और यही से अपन ने किसी भी स्रोत की पावर का कैलकुलेशन किया था, शक्ति अपन ने निकाली थी। तो किसी भी स्रोत की शक्ति निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, P = NT/hc/λ। ये किसी भी स्रोत की शक्ति का सूत्र होता है, P = NT/hc/λ। कोई भी स्रोत हो अगर उसकी शक्ति का कैलकुलेशन अपन को करना है, NT क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, यानी स्रोत द्वारा एक सेकंड में उत्सर्जित किए गए फोटोनों की संख्या, ये क्या है, NT है। समझ गए बात को, यहां तक की बात। अच्छा, इस पर क्वेश्चन भी अपन ने देखा था, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन भी अपन ने इस पर कर लिया था, यहां तक की बात अपन ने कर ली थी। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की द्वैत प्रकृति, ठीक। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं। अब द्वैत का मतलब होता है दो, एक तरीके से द्वैत जो वर्ड है ना ये दो को प्रदर्शित करता है, डुअल, ठीक है। जैसे अपना मोबाइल को बोलते हैं ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे मोबाइल में बोलते हैं डुअल सिम कार्ड, एग्जैक्टली वैसे ही दो प्रकृति, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो दो प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित करती है। अब ये दो प्रकार की प्रकृति कौन कौन सी होती है, तो एक तो इनमें कणीय प्रकृति होती है, कणीय प्रकृति, और दूसरी इनमें जो है वो तरंग प्रकृति होती है, तरंग प्रकृति। एक तो कणीय प्रकृति हो गई, एक कौन सी प्रकृति हो गई, तरंग प्रकृति होगी। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो दो प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित करती है। अब ये कैसे पता चला कि भाई दो प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित, यानी कभी तो ये कण की भांति व्यवहार करती है, कभी ये तरंग की भांति व्यवहार करती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में ही अपने पास एक एग्जाम्पल है प्रकाश। तो प्रकाश जो है, जो व्हाइट लाइट अपन बोलते हैं, व्हाइट लाइट जो सूर्य का प्रकाश हो गया, ठीक है ना, ट्यूबलाइट का प्रकाश हो गया, या फिर जो है वो किसी बल्ब से उत्सर्जित प्रकाश हो गया। तो प्रकाश जो है ये एक तरीके से विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही एग्जाम्पल है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कि प्रकाश जो है, व्हाइट लाइट जो है उसमें 7 कलर होते हैं, विबज्योर, और लैम्डा इनकी कहाँ से कहाँ तक होती है, 400 से लेके 750 नैनोमीटर, ठीक। यहाँ से यहाँ तक इनकी क्या होती है, तरंगदैर्घ्य होती है। समझ रहे हो बात को। तो प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही क्या है, एग्जाम्पल है। तो अब देखना जरा, अपन बोल रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करती है, कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति, और प्रकाश भी उनमें से एक है। तो इसका मतलब यह है कि अपन प्रकाश के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो प्रकाश जो है वो दो प्रकृति प्रदर्शित करता है। एक तो कौन सा आ गया, कणीय प्रकृति, और दूसरा तरंग प्रकृति। यानी आप ये बोल सकते हो कि प्रकाश कभी तो कण की भांति व्यवहार करेगा और कभी प्रकाश जो है वो तरंग की भांति व्यवहार करेगा, दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है ना। मान लो अपनी बॉडी पर, ठीक है, मैं आपकी बॉडी पर पत्थर मारूं
पत्थर फेंक के मारता हूं तो आपको चोट लगेगी, दर्द होगा, लेकिन प्रकाश अगर अपनी बॉडी पर गिरता है तो ऐसा कोई फील अपन को नहीं होता है। तो इस केस में प्रकाश के लिए अपन बोलेंगे कि प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश क्या है, तरंग है। मेरी बात क्लियर हो रही होगी, शायद आप समझ रहे होंगे क्या कि अगर पत्थर होता, मान लो प्रकाश जो है उसमें कणीय प्रकृति होती है ना, तब उस केस में अपनी बॉडी पर जैसे ही प्रकाश गिरे तो चोट लगनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यानी वहां पर प्रकाश जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है, तरंग की भांति काम कर रहा है। लेकिन प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं ऐसी है जिनको समझने के लिए, जिनको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए अपन को यह मानना पड़ेगा कि प्रकाश जो है वो किसकी भांति व्यवहार करता है, कण की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखना जरा कि कल लास्ट क्लास में मैंने आपको दो शब्द बताए थे, एक तो होता है व्यतिकरण, ठीक है, एक अपने पास होता है भैया विवर्तन। एक तो होता है व्यतिकरण और एक होता है विवर्तन। ठीक है, तो अब ये जो दो घटनाएं हैं व्यतिकरण और विवर्तन, इनको समझने के लिए क्या करते हैं, प्रकाश को तरंग मानना पड़ता है कि भैया प्रकाश जो है वो तरंग की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, इनको अगर अपन को एक्सप्लेन करना है तो ये मानना पड़ेगा कि प्रकाश किसकी भांति व्यवहार करेगा, तरंग की भांति प्रकाश व्यवहार करेगा। व्यतिकरण और विवर्तन को समझने के लिए प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करेगा। ठीक, अब ये होता क्या है तो थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूं व्यतिकरण और विवर्तन के बारे में, डिटेल में आप पढ़ोगे फिजिक्स में। ठीक है ना, तो विवर्तन बेसिकली होता क्या है कि जब भी प्रकाश जो है वो किसी स्लिट से गुजरता है, ठीक है ना, किसी झिल्ली से गुजरता है या किसी छेद से गुजरता है, प्रकाश जैसे ही गुजरेगा तो ये क्या करेगा, इस मुड़ाव पर जो है वो अपने पथ से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा घूम जाएगा, टर्न हो जाएगा। इस घटना को अपन विवर्तन बोलते हैं। ठीक है ना, जब भी प्रकाश किसी स्लिट से गुजरेगा तो ये क्या हो जाता है, किनारों पर से जो भी किनारे हैं वहां से टर्न हो जाता है, घूम जाता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, विवर्तन बोलेंगे। ऐसे ही व्यतिकरण क्या होता है, तो व्यतिकरण में अपन बोलते हैं कि दो तरंगों का अध्यारोपण। ठीक है, कि दो तरंगे हैं, मान लो एक तरंग ये है और एक तरंग ये है अपने पास। ठीक है, तो ये दो तरंगों का अध्यारोपण, दो तरंगे जो है जब आपस में मिलती है तो आपस में मिलकर जो है एक नई तरंग अपने पास बनेगी। ठीक है ना, तो दो तरंगों का ये अध्यारोपण जो है इसको अपन बेसिकली बोलते हैं क्या, व्यतिकरण। ठीक है, अब देखना जरा कि दोनों के बारे में डिटेल में कहां पढ़ोगे, फिजिक्स के बारे में मैंने एक छोटा सा आइडिया आपको दिया है कि दोनों तरंगों का अध्यारोपण तो व्यतिकरण होगा और प्रकाश का किसी किनारे से मुड़ना, इसको क्या बोलेंगे अपन, विवर्तन बोलेंगे। ठीक है ना, तो इन दो घटनाओं को समझने के लिए क्या मानना पड़ेगा कि भाई प्रकाश जो है वो तरंग है, अपन को ये चीज माननी पड़ेगी, ये चीज एज्यूम करनी पड़ेगी। कौन कौन सी दो घटनाएं आ गई, एक तो आ गया भाई व्यतिकरण, ठीक, दूसरा है अपने पास विवर्तन। ठीक है, तो इन दो घटनाओं को समझाने के लिए ये मानना पड़ता है कि प्रकाश क्या है, तरंग है। ठीक है, और देखो कि भाई और घटनाएं अपने पास ऐसी है, एक अपने पास घटना होती है जिसको बोलते हैं कृष्णिका विकिरण। कृष्णिका विकिरण इंग्लिश में भी आपको ध्यान में रखना है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, कृष्णिका विकिरण क्या होता है, अभी इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो कृष्णिका विकिरण या ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है ये एक ऐसी घटना है जिसको समझाने के लिए अपन को ये मानना पड़ता है कि प्रकाश क्या है, कण है। इसके अलावा अपने पास एक होता है भैया प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इंग्लिश में भी ध्यान में रखना है भैया आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, शॉर्ट में मैं इसको बोलूंगा पीईई। ये भी एक ऐसी घटना है कि इसको समझाने के लिए अपन को यह मानना पड़ेगा कि प्रकाश क्या है, कण की भांति व्यवहार कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा रमन प्रभाव, तो रमन प्रभाव भी ऐसी घटना है कि जहां पर आपको प्रकाश को क्या मानना पड़ता है, कण मानना पड़ता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में डिटेल में अपन पढ़ेंगे कहां, इन फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में आप डिटेल पढ़ोगे और इन दोनों के बारे में अपन यहीं पर पढ़ेंगे, है ना, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, एक चीज मैं बता देता हूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। ये फिजिक्स में भी आता है और ये केमिस्ट्री में भी आता है। फिजिक्स में भी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ोगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल सिमिलरिटी है, लगभग जो है वो दोनों तरफ जो है आप बोल सकते हो 90% से ज़्यादा जो है वो सिमिलर है। ठीक है, कोई ऐसे डिफरेंस नहीं है। तो आप चाहे यहाँ पर ध्यान से पढ़ लो चाहे फिजिक्स में पढ़ लो, बात एक ही है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो एज इट इज़ है केमिस्ट्री और फिजिक्स में। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे किसकी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन दो टॉपिक की बात करेंगे।
बाकी ये दो टॉपिक जो है वो कहाँ पर पढ़ेंगे अपन, फिजिक्स पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखना जरा, मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो रही होगी कि प्रकाश जो है वो क्या प्रदर्शित करता है, प्रकाश द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है। मैं प्रकाश का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जबकि एक्चुअल में अपन किसके बारे में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करती है, यानी दो तरीके की नेचर इनमें होती है, एक तो कणीय प्रकृति होती है, दूसरी तरंग प्रकृति होती है, क्योंकि प्रकाश जो है वो भी एक विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही क्या है, एग्जाम्पल है। इसलिए प्रकाश से अपन समझ रहे हैं इसको कि प्रकाश में भी दो तरीके की प्रकृति होती है, कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति, ठीक है ना। अब ये देखना जरा कि तरंग प्रकृति वाला तो फिजिक्स में पढ़ेंगे, कणीय प्रकृति, ये दो घटनाएं मैंने बोर्ड पर लिखी है, एक तो कृष्णिका विकिरण ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा क्या होता है अपने पास, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये दो चीजें अपन यहाँ पर डिटेल पढ़ेंगे, है ना। क्यों पढ़ रहे हैं अपन ये सब, अपना एक्चुअल जो टॉपिक था वो तो था क्या, परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना पढ़ते पढ़ते अपन कहाँ आ गए, प्रकाश की प्रॉपर्टीज पर आ गए अपन, है ना। परमाणु संरचना पढ़ रहे थे और परमाणु संरचना पढ़ते पढ़ते अपन तो कहाँ आ गए कि प्रकाश के गुणों पर आ गए, कि प्रकाश कैसा होता है, कण होता है कि तरंग होता है। अपन यहाँ आ गए, क्यों आ गए, क्योंकि भाई इसके बाद में अपन जो पढ़ने वाले हैं ना, बोहर मॉडल, नील्स बोर का परमाणविक मॉडल, जो अपन वो मॉडल पढ़ेंगे, बोहर का मॉडल पढ़ेंगे, तो वहां पर इन सब की जरूरत अपन को पढ़ने वाली है। इसलिए अपन जो है परमाणु संरचना में प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, समझ रहे हो बात को। तो यहां देखना जरा कि अपना अगला जो टॉपिक है वो रहेगा कौन सा, कृष्णिका विकिरण ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखो जरा ये टॉपिक क्या है, ब्लैक बॉडी क्या होता है, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हिंदी में इसको बोलते हैं भाई कृष्णिका विकिरण, कृष्णिका विकिरण, ठीक है। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, इंग्लिश में ब्लैक बॉडी इसको बोलते हैं, तो ब्लैक बॉडी का मतलब आप ये दिमाग में बिल्कुल मत लेके आना, ब्लैक बॉडी का मतलब काला शरीर, ठीक है ना, कि किसी का काला रंग काला है तो उसकी बात चल रही है, अफ्रीकन की बात चल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी अफ्रीका वाले प्राणी की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्लैक बॉडी क्या होती है पहले तो ये समझ लेते हैं अपन, ठीक है ना। ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं, ध्यान से देखना जरा कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी आइडियल बॉडी होती है, एक ऐसी आदर्श बॉडी होती है, ठीक है, जो प्रत्येक प्रकार की विकिरण को अवशोषित करे या फिर प्रत्येक प्रकार की विकिरण को उत्सर्जित करे, उसको अपन ब्लैक बॉडी बोलते हैं। समझने की कोशिश करता क्या है कि ब्लैक बॉडी कृष्णिका, कृष्णिका क्या होती है ना, कृष्णिका हिंदी में कृष्णिका बोलते हैं। जो ब्लैक बॉडी वर्ड है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, कृष्णिका बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैं लिखूंगा एक आदर्श बॉडी जो प्रत्येक प्रकार की विकिरण को अवशोषित या उत्सर्जित कर सके, ठीक है, अवशोषित या उत्सर्जित कर सके, उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखो जरा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है, ठीक है। देखना जरा कि जैसे अपने पास कोई पदार्थ है, ठीक है, अपने पास कोई पदार्थ है, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। इस पदार्थ पर आपने क्या किया कि भाई इस पदार्थ को, जैसे मान लो ये आयरन रॉड है, ठीक है, क्या है, आयरन रॉड है अपने पास, जो है वो आयरन की एक रॉड है, ठीक है ना। तो इस पर अपन ने क्या किया, इसको अपन ने धूप में रख दिया, ठीक है। अब धूप में रखने का मतलब यह है कि इस पर आपने क्या किया है, व्हाइट लाइट पास करवाई है, ठीक है। व्हाइट लाइट जो है वो आपने इसको दी है, और व्हाइट लाइट देने का मतलब आपने इसमें 7 टाइप की वेवलेंथ जो है वो इसको दी है, ठीक है। व्हाइट लाइट जो है वो टोटल 7 वेवलेंथ से मिलकर बनी होती है, तो व्हाइट लाइट आपने इसको दी है, 7 वेवलेंथ आपने इसको दी है। और वेवलेंथ जो है या व्हाइट लाइट जो है वो क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सी होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ही बेसिकली क्या होता है, एनर्जी होता है। तो आपने इसको एनर्जी दी है, और अपन को अच्छे से पता है कि जब भी आयरन रोड को अपन धूप में रखेंगे, ये आयरन रोड क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। एक बार गर्म होने के बाद, ठीक है, एक बार गर्म होने के बाद क्या होगा,
कि अब आप जो है इसको क्या करो, धूप में से हटा लो। जब धूप में से हटाओगे और इसके आसपास अपना हाथ लेके जाओगे तो आपको गर्मी फील होगी। ठीक है, बेसिक सी सीधी सी बात है कि भाई गर्म होगा और आप आसपास इसके हाथ लेके जाओगे तो गर्मी फील होगी। वो गर्मी क्यों फील हो रही है? क्योंकि ये क्या कर रहा है, आयरन की रोड क्या कर रही है, पहले इसने विकिरण को अवशोषित किया है ना, पहले इसने रेडिएशन को अवशोषित किया, अब वो रेडिएशन को वापस से क्या कर रही है, एमिट कर रही है, वापस से रेडिएशन को इसने एमिट किया है। ठीक है, और ये जो रेडिएशन वापस से एमिट हो रहा है, ये रेडिएशन ही, रेडिएशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, विकिरण का मतलब क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा। तो पहले इसने क्या किया है, ऊर्जा को अवशोषित किया है, इसके बाद में ये ऊर्जा को वापस से क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, तो इसको अपन एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, इसको अगर मैं ये कहता हूं कि प्रत्येक प्रकार की, अब ये आयरन है, पहली बात तो कृष्णिका की डेफिनेशन में देखना, एक आदर्श बॉडी का मतलब यहां पर कोई भी पदार्थ हो सकता है। ठीक है ना, तो आदर्श नाम की वैसे कोई चीज जो है वो प्रकृति में उपस्थित नहीं होती है। अगर अपन को किसी चीज की स्टडी करना है, मान लो एक्चुअल में अपन को स्टडी करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको आदर्श अपन को मानना पड़ेगा कि मान लिया ये आदर्श है। ठीक है ना, तो अब देखना जरा कि अगर मैं कहता हूं कि ये आदर्श है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये रेडिएशन को वापस से एमिट करेगा, और ये कहता है कि भाई प्रत्येक प्रकार की रेडिएशन एमिट करेगा, यानी ये 0 से लेके इनफाइनाइट तक प्रत्येक प्रकार की रेडिएशन का क्या करेगा, एमिट करेगा। ठीक, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं भाई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं कि एक आदर्श बॉडी जो है वो क्या करती है कि प्रत्येक प्रकार की हर संभव रेडिएशन को क्या करेगी, एमिट करेगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक और इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना जरा कि भाई आयरन रोड है, ठीक है, एक आयरन रोड को आपने गर्म किया, ठीक है, इसको जो है मैंने क्या किया, हीट किया। तो आयरन रोड को जब हीट करेंगे, ठीक, तो क्या होगा कि पहले ये गर्म हुआ, गर्म होने के बाद इसका कलर जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, है ना, फिर ऑरेंज कलर का हो जाएगा। अगर विब्ज्योर में बात करें, विब्ज्योर में अपन बात करें तो सबसे पहले इसका कलर जो है वो जैसे ही गर्म करोगे तो पहले तो गर्म होगा, कोई कलर अपन को दिखाई नहीं देगा, फिर अपन को थोड़ा सा रेड कलर दिखाई देगा। आयरन की रोड जो है वो थोड़ी सी क्या होगी, रेड हो जाएगी। और ज़्यादा गर्म करोगे तो आयरन की रोड जो है वो कैसी हो जाएगी, ऑरेंज हो जाएगी। और ज़्यादा गर्म करोगे तो थोड़ा सा येलोइश कलर आ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता फिर ब्लू होगा। तो ऐसे जो है वो धीरे धीरे इसका कलर जो है वो क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, अब एक चीज़, छोटा सा एग्जाम्पल भाई ध्यान से देखना ज़रा कि मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया था। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या था, सबसे पहले अपने पास आई थी गामा रेज, गामा रेज के बाद में आया था एक्सरेज, एक्सरेज के बाद में अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट के बाद में विजिबल, ठीक है, विजिबल के बाद में इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद में माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद में रेडियो वेव्स। ठीक है, ये अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा था। जब आयरन रोड को अपन इनिशियली गर्म करते हैं तो शुरू में ये क्या होता है, जब इनिशियली गर्म करते हैं तो कोई कलर दिखाई नहीं देता है, लेकिन गर्म करके जैसे ही उसको बाहर निकालोगे तो उसके आसपास अपन को गर्मी फील होती है। अब वो गर्मी फील होने का मतलब क्या है, वहां से रेडिएशन निकल रहा है। और अगर अपन इसको आइडियल माने तो हर प्रकार का रेडिएशन निकलेगा भाई, 0 से लेके इनफाइनाइट तक हर वेवलेंथ का फोटोन उससे लगातार निकलेगा। मेरी बात समझने की कोशिश करना। तो जब आप इसको इनिशियली गर्म कर रहे हो तो जो रेज निकल रही है वो इंफ्रारेड है, शुरू में इंफ्रारेड होती है। फिर इसके बाद में आप इसको गर्म करते हो, थोड़ा सा और गर्म करते हो तो रेड कलर दिखाई देता है। तो यानी इंफ्रारेड से वेवलेंथ किस में आ गई है, विजिबल रीजन में आ गई है। रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, हर टाइप की वेवलेंथ निकलती है 0 से लेके इनफाइनाइट तक। यानी जो गर्म आयरन रोड है ना, यहाँ से 0 से लेके लैम्डा जो है वो 0 से लेके लैम्डा इनफाइनाइट तक हर प्रकार की वेवलेंथ निकलती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कृष्णिका बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। अगर मैं आइडियल ब्लैक बॉडी की बात करूं तो आइडियल ब्लैक बॉडी का मतलब ही ये होता है कि एक ऐसी बॉडी जिससे प्रत्येक संभव विकिरण जो है उसका उत्सर्जन हो, उसको क्या बोलते हैं, आइडियल ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो अभी अपन आयरन रोड की स्टडी अगर कर रहे हैं तो ये मान के चलेंगे कि आयरन रोड जो है ना वो एक क्या है, आदर्श ब्लैक बॉडी है। तो आपने आयरन रोड को गर्म किया, गर्म करने पर 0 से लेके इनफाइनाइट तक हर प्रकार की वेवलेंथ निकली। ठीक,
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो है वो रेड कलर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ये एक्सपेरिमेंटली अपन ने ऑब्जर्व किया हुआ है, आप घर पे भी कर सकते हो इसको, है ना, कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेड कलर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस टेम्परेचर पर रेड कलर के संगत जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा निकल रही है। रेड कलर की वेवलेंथ मैंने कितनी बताई थी आपको? लगभग 750 नैनोमीटर बताई थी। यानी अगर आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह है कि वहां से रेड कलर का फोटोन जो है उसकी मात्रा सबसे ज्यादा है। यानी एक काम करें, किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए अगर अपन एक ग्राफ बनाएं, ठीक है, एक ग्राफ बनाएं, और ये ग्राफ जो है वो है एक तो वेवलेंथ, इधर तो है अपने पास लैम्डा, ठीक, और ये है इधर है अपने पास इंटेंसिटी, तीव्रता, तीव्रता, ठीक है। तीव्रता का मतलब क्या होगा? तीव्रता का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर लैम्डा के संगत कितने फोटोन निकल रहे हैं, कि किसी एक वेवलेंथ के कितने फोटोन निकल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो अभी आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, पहली बात तो ये है कि भाई ये आयरन की रोड 0 से लेके इनफाइनाइट तक हर वेवलेंथ को एमिट करेगी, ठीक, और रेड कलर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो देखना जरा, अगर ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। इस ग्राफ का मतलब क्या है? ये 0 वेवलेंथ और इधर जो है वो कहां जाके टच होगा? ये इनफाइनाइट पर जाके टच होगा। तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक हर टाइप की वेवलेंथ जो है वो एमिट होगी, ठीक है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है उसका अमाउंट सबसे ज्यादा होगा। देखना जरा, इस वेवलेंथ का अमाउंट सबसे ज्यादा है। अगर मैं कहता हूं कि अभी अपनी आयरन रोड रेड है, ध्यान से समझना कि आयरन रोड रेड है, इसका मतलब यह है कि ये वेवलेंथ कौन सी है? ये लगभग 750 नैनोमीटर के आसपास की है। यानी 750 नैनोमीटर के फोटोन की संख्या सबसे ज्यादा है। इतने फोटोन जो है वो अभी सबसे ज्यादा निकल रहे हैं। हाँ, निकलने वाले फोटोन कौन कौन से हैं? तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक हर संभव फोटोन का उत्सर्जन हो रहा है। मेरी बात क्लियर हो रही है शायद, ठीक है ना। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो ऑरेंज, फिर येलो, ठीक है। तो देखना जरा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेवलेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है। तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये ग्राफ जो है, ये मान लो ये T1 टेम्परेचर पर है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेवलेंथ कम होगी, यानी कम वेवलेंथ के फोटोनों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया मैंने तो ये ग्राफ जो है वो कुछ अब ऐसा हो जाएगा, यानी कम वेवलेंथ के फोटोनों की संख्या। ये देखना, पहले वेवलेंथ कितनी थी? 750 के वेवलेंथ, 750 नैनोमीटर के फोटोन सबसे ज्यादा निकल रहे थे। अब जो है वो 750 से कम वेवलेंथ के फोटोनों की संख्या जो है वो क्या हो गई है? ज्यादा। ये T2, यानी T2 ग्रेटर देन T1। जैसे जैसे टेम्परेचर अपन इंक्रीज करते हैं तो वेवलेंथ के, कम वेवलेंथ वाले फोटोनों की संख्या क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ये जो फिनोमिनन अपन पढ़ रहे हैं इसी को बोलते हैं कृष्णिका विकिरण। पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि भैया टेम्परेचर क्या होगा, कि ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी का मतलब एक ऐसी आदर्श बॉडी, एक ऐसी आदर्श बॉडी जो प्रत्येक संभव रेडिएशन को क्या करे? एमिट करे। 0 से लेके इनफाइनाइट तक हर प्रकार की रेडिएशन को एमिट करे, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं ब्लैक बॉडी। पहली चीज, आयरन रोड का एग्जाम्पल अपन लें तो मान लो आयरन रोड जो है वो एक आदर्श बॉडी है, आदर्श कृष्णिका है। आदर्श कृष्णिका है तो इसको गर्म करेंगे तो ये प्रत्येक टाइप की 0 से लेके अनंत तक हर फोटोन को एमिट करेगा, हर प्रकार की वेवलेंथ को उत्सर्जित करेगा, ठीक। और अगर हर प्रकार की वेवलेंथ को ये उत्सर्जित कर रहा है तो इस दौरान कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ के फोटोनों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब रेड कलर के जो फोटोन है उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कम वेवलेंथ के फोटोनों की संख्या लगातार बढ़ेगी। यानी पहले रेड कलर का फोटोन सबसे ज्यादा निकल रहा था, इसकी वेवलेंथ 750, अब जो है वो येलो कलर का फोटोन हो सकता है सबसे ज्यादा निकले, तो येलो कलर के फोटोन की वेवलेंथ 750 से क्या होगी? कम होगी। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर कम वेवलेंथ के फोटोनों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। और ग्राफ जो है वो कैसा आता है? ऐसा आता है। तो दिस फिनोमिनन इज नॉन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसको अपन बोलते हैं भैया कृष्णिका विकिरण, ठीक है। अब ये जो घटना है इसको समझने के लिए अपन को यही मानना पड़ता है कि एक्चुअल में प्रकाश जो है वो क्या है? प्रकाश एक कण है, ठीक है। कैसे पता चला कि भाई इसको प्रकाश जो है वो कण है? तो ध्यान से देखना जरा कि ये जो ग्राफ आया है ना, ये तभी संभव है जब प्रकाश को कण माना जाता है। ये मान के अपन को ये जो ग्राफ प्लॉट किया है अपन ने, ठीक है ना, ये ग्राफ जो है वो तभी आता है जब ये माना गया कि प्रकाश कण है। शुरू में क्या हुआ कि
ये देखा गया कि प्रकाश जो है वो अगर तरंग है तो ग्राफ आना चाहिए था ऐसा, ठीक है, कि अपन जो देख रहे हैं ना कि ग्राफ कैसा आना चाहिए था, ऐसा ग्राफ आना चाहिए था, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके ग्राफ निकाला गया तो ग्राफ ऐसा आया, लेकिन जब प्रैक्टिकल करके एक्सपेरिमेंट करके ग्राफ निकाला गया तो ग्राफ ऐसा आया। लेकिन जब थ्योरी लगा के बाद में ग्राफ बनाया गया, थ्योरी लगा के जो अपन ने पहले पढ़ा है ना, E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, तो थ्योरी लगा के ग्राफ बना गया तो ग्राफ जो है वो ऐसा आया। तो इन दोनों ग्राफ में कुछ डिफरेंस था, इसी डिफरेंस से आइडिया लगा कि भाई साहब कुछ गड़बड़ है, कि प्रकाश को केवल तरंग नहीं मान सकते, प्रकाश को कण मानना पड़ेगा। तो जब प्रकाश को कण माना तो जाके जो है वो दोनों ग्राफ जो है वो सिमिलर हुए। तो यहां से आइडिया मिलता है कि प्रकाश जो है वो क्या है, उसमें कणीय प्रकृति है। क्योंकि अगर प्रकाश को केवल तरंग प्रकृति से समझने की कोशिश करते तो ये ग्राफ जो है दोनों ग्राफ में क्या आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था। नीचे वाला ग्राफ जो है वो एक्सपेरिमेंटल है और ऊपर वाला ग्राफ जो है वो थ्योरेटिकल है। और एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू अगर मैच नहीं हो रही है, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो शुरू में ये दोनों ग्राफ मैच नहीं हो रहे थे, इसका मतलब अपन ने जो काम किया उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि है, उसमें कुछ ना कुछ गलती है। तो बाद में यह देखा गया कि अगर मैं प्रकाश को कण मानता हूं तो ये दोनों ग्राफ मैच हो रहे हैं। तो यहीं से आइडिया मिला कि प्रकाश तरंग प्रकृति के साथ साथ कणीय प्रकृति भी प्रदर्शित करता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये जो घटना है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कृष्णिका विकिरण, ठीक है ना। इसको समझने के लिए प्रकाश को अपन को क्या मानना पड़ेगा, प्रकाश को एक कण मानना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर हो गई होगी शायद, ठीक है ना। तो इसको जो है वो आप एक बार ध्यान से पढ़ना। हाँ, मैं एनसीईआरटी जरूर आपको सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी में से एक बार इसकी रीडिंग कर लेना। कोई डाउट हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है ना। फिर इसके बाद में तो ये तो फर्स्ट फिनोमिना अपना था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद में, वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव, ध्यान से पढ़ना भाई, अच्छा टॉपिक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, शॉर्ट में मैं बोलूँगा भैया PEE, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। तो देखो ज़रा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव, देखो क्या था कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हर्ट्ज, ठीक है। तो हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में ऐसा था कि उसने एक ग्लास की ट्यूब ली, ठीक, और इस ग्लास की ट्यूब पर यहाँ पर उसने एक इलेक्ट्रोड लगाया, और ये इलेक्ट्रोड जो है वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, बोले तो एनोड है, ठीक है। और फिर यहाँ पर उसने जो है वो एक और टर्मिनल, एक और इलेक्ट्रोड लगाया, ये नेगेटिव है, बोले तो कैथोड, ठीक है ना। ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जैसा नहीं है, कैथोड किरणों का प्रयोग अपन ने देखा था वैसा नहीं है, ठीक है। बैटरी जो है वो नॉर्मल वोल्टेज की बैटरी है। यहाँ उसने क्या किया भाई, एक कोई प्रतिरोध लगा दिया या फिर यूँ बोल दो कि एमीटर लगा दिया, है ना। तो एमीटर का काम क्या होता है कि भाई अगर सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो एमीटर जो है वो रीडिंग देगा, पाठ्यांक देगा। अगर धारा प्रवाह हो रहा है तो एमीटर में आपको कुछ ना कुछ रीडिंग मिलेगी, ठीक है ना, कि कितने एम्पियर की धारा जो है वो बह रही है, ठीक है। ये सेटअप उसने लगाया, ठीक है। तो अब ये देखा कि भाई अगर मैं इस सेटअप को, ठीक है ना, ये एक चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो कैथोड में बना रहा हूँ इसको यहाँ पर तिरछा बनाना या कैसे भी बना दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कैथोड जो मेटल है, कैथोड की जो धातु है, ये धातु आप कौन सी लेते हो ये ज़रूर मैटर करता है। तो एक बार के लिए मैं एग्जाम्पल आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि ये धातु जो है वो मान लो सीजियम का धातु है, सीजियम, है ना, ये सीजियम। जो फर्स्ट ग्रुप होता है ना अपने पास पीरियोडिक टेबल का,
ठीक है ना। तो वहाँ पर सीजियम सबसे नीचे आता है, ठीक है ना। तो आप जो है वो यहाँ पर जो है वो सीजियम का कैथोड काम में लो। हाँ, सीजियम के अलावा आप पोटेशियम या सोडियम या लिथियम इनमें से कोई भी काम में ले सकते हो, ठीक है ना। सबसे आसानी से ये घटना सीजियम में ऑब्जर्व होती है। क्यों सीजियम में ऑब्जर्व होती है इसकी भी बात अपन करेंगे। तो सीजियम का इसने कैथोड काम में लिया, है ना, और ये सेटअप उसने तैयार किया। तो ये सेटअप जैसे ही तैयार किया तो अब आप सोचो कि क्या एम्पियर जो है वो कोई रीडिंग शो करेगा, एम्पियर में कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी या नहीं आएगी। आप बताओ, आंसर बताओ मेरे को कि क्या एम्पियर जो है इसमें धारा प्रवाह होगा, क्या ये एम्पियर आपको रीडिंग देगा, क्या एम्पियर का जो सुई है, ठीक है ना, जो कांटा है, ये हिलेगा इधर उधर। तो भाई आंसर है हाँ या ना। तो भाई बेसिक सी आप कहोगे कि सर आंसर हमारा जो है वो ना ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी सर्किट कंप्लीट नहीं है। एक चीज़ देखना कि भाई जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता है तब तक जो है वो धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो सर्किट कंप्लीट होना ज़रूरी है कि सर्किट अगर कंप्लीट है तभी धारा प्रवाह हो सकता है, अदरवाइज जो है वो धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। तो भाई हर्ट्ज ने ये देखा कि अगर मैं इस सिस्टम को, ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इसको अंधेरे में रखता हूं तब तो एम्पियर जो है वो कोई भी रीडिंग प्रदर्शित नहीं करता है। एम्पियर मीटर जो है वो अपना एमीटर जो है वो कोई भी रीडिंग प्रदर्शित नहीं करता है। कब? अगर अंधेरे में रखा तब। लेकिन जैसे ही मैं इसको प्रकाश में लेके जाता हूं तो प्रकाश में लेके जाते ही एमीटर जो है वो रीडिंग प्रदर्शित कर रहा है, यानी इस सर्किट में धारा का प्रवाह हो रहा है। अंधेरे में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, ठीक है। और भाई उजाले में यानी प्रकाश में लेके जाने पर इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो अब ये कैसे हो सकता है? तो इससे कंक्लूजन ये निकाला गया कि भाई अगर अंधेरा है तब तो सर्किट क्या है? इनकम्प्लीट है। और सर्किट इनकम्प्लीट है इसका मतलब यह है कि अंधेरे में तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। सर्किट इनकम्प्लीट है तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। और अगर उजाला है, प्रकाश है, तो प्रकाश में सर्किट क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। और सर्किट कंप्लीट हो गया तो धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो इसको अपन बोलता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। आगे चल के जो आइंस्टीन था, अल्बर्ट आइंस्टीन, उसने इस प्रकाश, इस घटना को क्या किया था? एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन किसने किया? खोज तो करी थी किसने? हर्ट्ज ने। और इसको समझाया किसने? इसको समझाया था आइंस्टीन ने, ठीक है ना। तो देखना जरा क्या हुआ कि भाई इसको जैसे ही प्रकाश में लेके गए तो सर्किट कंप्लीट हुआ। सर्किट कंप्लीट होते ही एमीटर ने रीडिंग शो करना स्टार्ट कर दिया। तो ये कहा गया कि देखना कि जैसे ही इस पर प्रकाश गिरता है, ठीक है, तो जैसे ही प्रकाश गिरा तो प्रकाश गिरते ही एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो धातु है कैथोड की, ठीक है, इस कैथोड की धातु से इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित हुए, ठीक है। प्रकाश का मतलब क्या होता है? बेसिकली प्रकाश का मतलब फोटोन ही तो होता है। तो प्रकाश का मतलब फोटोन। आप प्रकाश में लेके गए तो प्रकाश में लेके गए यानी कि आपने इस पर क्या डाला? फोटोन डाला। और कितनी ऊर्जा का फोटोन डाला? तो किसी भी फोटोन की ऊर्जा जो है वो कितनी होती है? h-nu। एक चीज ध्यान में रखना कि किसी स्रोत से, मैं किसी एक स्रोत की बात कर रहा हूं कि कोई ट्यूबलाइट है मान लो, तो किसी एक ट्यूबलाइट से निकलने वाले जितने भी फोटोन हैं उन सब की आवर्ती समान होगी, उन सब की ऊर्जा समान होगी, उन सब की तरंगदैर्घ्य समान होगी। ये चीज ध्यान में रखना कि एक स्रोत से निकलने वाले जितने भी फोटोन हैं सबकी आवर्ती ऊर्जा तरंगदैर्घ्य हमेशा कैसी होती है? समान होती है। लेकिन दो अलग अलग स्रोत अपने पास है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि उनकी ऊर्जा आवर्ती और तरंगदैर्घ्य समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जैसे सूर्य के प्रकाश से, सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य के प्रकाश से निकलने वाले जितने भी फोटोन है, सूर्य से निकलने वाले जितने भी फोटोन है उन सब की ऊर्जा हमेशा कैसी होगी? समान होगी, ठीक है ना। तो E इक्वल टू h-nu। आप यहां से क्या कर रहे हो? आप इसको प्रकाश में लेके जा रहे हो, तो प्रकाश में लेके जाने का मतलब आप यहां से फोटोन इस पर डाल रहे हो। जैसे ही आप इस पर फोटोन डाल रहे हो, फोटोन का मतलब ऊर्जा, तो जैसे ही इस इलेक्ट्रोड के जो कैथोड है ना, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है इनको ऊर्जा मिलेगी, ये सरफेस से क्या होंगे? बाहर होंगे। और सरफेस से बाहर होंगे तो ये क्या करेंगे? क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो भाई सर्किट अपना क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। प्रकाश में जाते ही, अंधेरा है तो अंधेरे में तो फोटोन मिलेगा नहीं, अंधेरे में फोटोन मिलेगा नहीं तो यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा।
और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, और सर्किट अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो इस केस में जो है वो एमिटर रीडिंग प्रदर्शित नहीं करेगा। लेकिन प्रकाश में रखा तो जैसे ही प्रकाश इस कैथोड पर गिरा तो प्रकाश गिरने का मतलब क्या गिरता है, फोटोन गिरता है, और जैसे ही फोटोन इस कैथोड पर गिरा यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन स्टार्ट हो गया, और इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाना स्टार्ट कर दिए। सर्किट अपना कंप्लीट हो गया, और एक बार सर्किट कंप्लीट हो गया तो धारा का प्रवाह भी चालू हो गया। ठीक है, तो ये जो घटना थी इसको उन्होंने बोला कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी प्रकाश के कारण विद्युत जो है वो प्रवाहित हो रही है, तो इसको अपन बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। और भाई इन फोटोनों के कारण, इनको बोलते हैं अपन आपतित फोटोन। ठीक है, ये जो फोटोन है ना इनको अपन बोलते हैं आपतित फोटोन। ठीक है, और इन्हीं आपतित फोटोनों के कारण यहां जो ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको अपन बोलते हैं भैया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मेरे साथ बोलना भैया फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये चीज ध्यान में रखना भाई। ठीक है ना, क्या है मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है कि भाई प्रकाश की उपस्थिति में या फोटोनों की उपस्थिति में किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव है। बात समझ में आई क्या, प्रकाश की उपस्थिति में किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं। और प्रकाश का मतलब आप फोटोन डाल रहे हो, इन्हीं फोटोनों को अवशोषित करके ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं भैया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्लियर है बात। तो मेरे ख्याल से जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है, आगे चले थोड़ा सा। तो देखो जरा कि भाई आप ऊपर से क्या कर रहे हो, E = h के बराबर फोटोन डाल रहे हो। यहां पर जो धातु काम में ली है ये सीजियम काम में ली है। ठीक है ना, मैंने अभी आपको बताया वैसे तो आप फर्स्ट है कि कोई भी धातु सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम काम में ले सकते हो, लेकिन ज्यादातर जल्दी से ऑब्जर्व किसमें होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, सीजियम में आसानी से ऑब्जर्व होता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन सुनना ध्यान से, है ना, कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में कुछ बेसिक परिभाषाएं मान लो या कुछ बेसिक टर्म्स है। ठीक है, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव हम पढ़ रहे हैं तो वो टर्म्स के बारे में अपन को पता होना चाहिए। तो इन्हीं में अपने पास एक बेसिक सबसे पहला जो टर्म है वो आता है भैया कार्यफलन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, कार्यफलन। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक, और इसको जो है वो अपन फाई से डिनोट करेंगे। हाँ, सिंबल में कंफ्यूज मत हो ना भाई साहब, है ना, बहुत सारे सिंबल्स आ चुके हैं अपने पास। देखो जरा, सबसे पहले तो आया लैम्डा। लैम्डा किसको प्रदर्शित करता है, तरंग दैर्ध्य को। फिर अपने पास आया न्यू। न्यू किसको प्रदर्शित करता है, आवृत्ति को। अब अपने पास एक आया है फाई। तो फाई का मतलब क्या होगा, कार्यफलन। और एक आगे अपन पढ़ेंगे ये वाला सिंबल, इसको बोलते हैं साई। ठीक है ना, तो ये सारे सिंबल में कंफ्यूज मत होना, बचपन से इसको तो देखते ही आ रहे हो, पाई। ठीक है ना, तो ये सिंबल है, इनमें कंफ्यूज मत होना। तो सबसे पहला अपने पास डेफिनेशन क्या है, वो है भैया कार्यफलन। ठीक है, तो देखो जरा कि कार्यफलन क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है। ठीक है ना, ध्यान से देखना कि कोई भी धातु है अपने पास, जैसे अभी अपन ने सीजियम की बात करी थी, है ना, कि अपन जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा सीजियम में सबसे आसानी से ऑब्जर्व होता है। कोई भी धातु है अपने पास, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, इसी को तो प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं। तो इस धातु की सतह से अपन चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकले, तो किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम जितनी ऊर्जा चाहिए उसको उस धातु का कार्यफलन बोलते हैं। ध्यान से समझना, क्या किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मिनिमम जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको कार्यफलन बोलते हैं। मैं लिख देता हूं एक बार, क्या, कि किसी धातु की सतह से, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए कम से कम जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है,
उसे ही उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन कहते हैं। बात क्लियर है? समझ में आ रही है बात कि भाई किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको कार्यफलन बोलते हैं। यह देखा जाता है कि जो सीजियम है, सीजियम में आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब क्या है कि उसका कार्यफलन क्या होता है? कम होता है। जिसका कार्यफलन जितना कम होगा उसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन उतनी ही आसानी से होगा। कार्यफलन क्या है? तो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देखना, अंडरलाइन कर रहा हूं, कम से कम जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ध्यान से समझना, क्या? कम से कम जितनी ऊर्जा। कार्यफलन एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, कब चाहिए? धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसको अपन क्या बोलते हैं? कार्यफलन बोलते हैं। सीजियम के केस में इस ऊर्जा का मान बहुत ही कम होता है, इसलिए सीजियम के केस में जो है वो आसानी से अपन को प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होता है। किसी ने कहा कि सर मैं तो सीजियम का कैथोड नहीं बनाऊंगा, मैं तो आयरन का कैथोड बनाऊंगा, मैं तो लोहे का कैथोड बनाऊंगा, या मैं तो कॉपर का कैथोड बनाऊंगा। कि भैया तू किसी का भी कैथोड बना ले, अगर तू कॉपर या आयरन का कैथोड बनाएगा तो यहां से आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, कॉपर या आयरन की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और बहुत ज्यादा ये फोटोन जो डाल रहे हैं, इस फोटोन की ऊर्जा क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा एनर्जी का फोटोन डालना पड़ेगा, तब जाके कहीं इलेक्ट्रॉन निकलेगा और तब जाके प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी शायद। क्या है कि भाई सीजियम का ये कार्यफलन होता क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम जितनी ऊर्जा चाहिए उसको कार्यफलन बोलते हैं। क्लियर है बात? तो अगर आयरन या कॉपर का अपन यहां पर लेते हैं इलेक्ट्रोड, तो उनका कार्यफलन बहुत ज्यादा होता है, और उतनी ऊर्जा जो है वो फोटोन के रूप में अगर अपन देंगे तब जाके कहीं पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। तो आसानी से इतनी ऊर्जा देना संभव नहीं है, इसलिए वहां पर अपन बात नहीं करते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात केवल उन्हीं धातुओं में करेंगे जिनका कार्यफलन क्या होगा? कम होगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था, कौन सी? सोडियम हो गई, पोटेशियम हो गई, सीजियम हो गई, ठीक है, लिथियम हो गया, ये सारी धातुएं। ठीक है, इनका कार्यफलन कम होता है, इसलिए आसानी से इनमें प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होता है। ठीक है ना? अब एक चीज देखना कि कार्यफलन क्या है। मैंने वापस से अंडरलाइन किया, एक प्रकार की ऊर्जा है। और भैया ऊर्जा का लेन देन तो हमेशा किस रूप में होता है? ऊर्जा का लेन देन तो हमेशा फोटोन के रूप में होता है। और फोटोन की ऊर्जा होती कितनी है? h के बराबर होती है। और कार्यफलन भी एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कार्यफलन इज इक्वल टू, एक प्रकार की ऊर्जा ही तो है, और ऊर्जा का न्यूनतम संभव मान कितना होता है? तो ऊर्जा का न्यूनतम संभव मान मैंने बता रखा है भैया, कितना होता है? h न्यू होता है। तो ऊर्जा का न्यूनतम संभव मान कितना है? h न्यू है, यानी कार्यफलन बराबर क्या होगा? h न्यू। अब ऊपर से आपतित फोटोन और कार्यफलन, इन दोनों की आवर्ती में डिफरेंस करने के लिए मैं यहाँ पर जो है वो नोट लगा रहा हूँ। तो यानी कार्यफलन इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है? h न्यू नॉट। ठीक है, और यहाँ जो h है वो तो प्लांक नियतांक है। न्यू नॉट जो होता है ना, न्यू नॉट, इसको एक नया नाम देते हैं, इसको बोलते हैं भाई देहली आवर्ती। ठीक है, देहली आवर्ती क्या होती है इसको डिटेल में अभी पढ़ेंगे अपन, है ना। तो इसको न्यू नॉट को क्या बोलेंगे? देहली आवर्ती बोलेंगे। ठीक है, h न्यू, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से देखना, वापस से देख लो एक बार भाई। h न्यू नॉट ये तो क्या है? ये तो इस धातु से संबंधित जो है वो ऊर्जा है। कार्यफलन धातु से संबंधित होता है। कार्यफलन किससे संबंधित होता है? इस कैथोड की धातु से संबंधित होता है। ठीक है, ये h न्यू, ये किससे संबंधित है? आपतित फोटोन की ऊर्जा इज इक्वल टू h न्यू। h न्यू जो है वो आपतित फोटोन की ऊर्जा है। h न्यू नॉट ये धातु का कार्यफलन है। किसी भी धातु का कार्यफलन केवल धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, लाइन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है कि कार्यफलन किस पर निर्भर करेगा? तो कार्यफलन जो है वो धातु की प्रकृति पर निर्भर करेगा, धातु की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है ना, धातु चेंज होगी तो ही कार्य, किसी पर्टिकुलर धातु का कार्यफलन हमेशा कितना होता है? सेम ही होता है। जैसे लिथियम की बात करें तो इसका 2.41 के समथिंग होता है। एग्जैक्टली डेटा तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन शायद 2.41 के करीब होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना कि किसी एक पर्टिकुलर धातु का कार्यफलन क्या होता है? हमेशा नियत होता है, कांस्टेंट होता है। अलग अलग धातुओं का कार्यफलन अलग अलग हो सकता है। जिसका कार्यफलन कम होगा वहां पर आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव आसानी से देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो E बराबर आपने कहा एच न्यू, ये एच न्यू ये तो किसकी ऊर्जा है, ऊपर से जो फोटोन डाल रहे हो उसकी ऊर्जा है, और फाई बराबर आपने कहा एच न्यू नॉट, तो ये किसकी ऊर्जा है, ये ऊर्जा है भैया यहाँ कार्यफलन धातु का, कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए। समझ में आ रही बात, दोनों को अलग अलग करना सीख जाओ। हाँ, अब मैं ऐसा भी बोल सकता हूं E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, ये किसकी ऊर्जा है, ये ऊर्जा है भैया आपतित फोटोन की ऊर्जा, ठीक। और यहां से मैं अगर इसको चेंज करूं तो फाई इज इक्वल टू एच सी अपॉन, अब यहां पर लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट, क्योंकि दोनों में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, डिफरेंस। ये बड़ी चीज है भाई, इसमें कंफ्यूज मत होना, समझने वाली चीज है कि एक तो न्यू है एक न्यू नॉट है, ठीक, एक लैम्डा है एक लैम्डा नॉट है, ठीक है। तो न्यू तो क्या है, न्यू तो है आपतित फोटोन की आवर्ती, ये जो न्यू है ना ये है भैया आपतित फोटोन की आवर्ती, ठीक है, कि भाई आप इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो फोटोन डाल रहे हो उस फोटोन की आवर्ती कितनी है। लैम्डा जो है ये क्या है, ये है भाई आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य, ये अपने पास क्या है, लैम्डा है, ठीक। फिर इसके बाद में न्यू नॉट, तो ये न्यू नॉट क्या है, इसको मैंने बोला देहली आवर्ती, क्या, देहली आवर्ती, ठीक। और लैम्डा नॉट क्या है, ये है देहली तरंग दैर्घ्य, और देहली आवर्ती और देहली तरंग दैर्घ्य ये दोनों किससे संबंधित होती है, ये दोनों इस धातु से संबंधित होती है, धातु के कार्यफलन से संबंधित होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपकी समझ में आई होगी कि कार्यफलन क्या होता है, न्यूनतम आवश्यक जितनी ऊर्जा होती है उसी को क्या बोलते हैं, कार्यफलन बोलते हैं। इसके अलावा अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि भाई कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो ये प्रूफ करती है कि प्रकाश एक्चुअल में कोई तरंग ही नहीं है, प्रकाश केवल तरंग की भांति ही व्यवहार नहीं करता है, एवं प्रकाश जो है वो कण की भांति भी व्यवहार करता है। तो तरंग की प्रकृति की तरंग की भांति व्यवहार करता है व्यतिकरण विवर्तन के केस में, जो कि फिजिक्स में पढ़ेंगे। कण की भांति व्यवहार करता है किसमें, कृष्णिका विकिरण और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो कृष्णिका विकिरण अपन ने देख लिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपन देख रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से संबंधित कुछ बेसिक टर्म्स है, उनकी बात करिए तो पहला टर्म अपने पास ये है कार्यफलन, अपन ने देख लिया, ठीक। फिर दो नए वर्ड आ गए अब अपने पास, देहली आवर्ती और देहली तरंग दैर्घ्य, इनको अपन को पढ़ना है, ठीक है ना। तो पहले तो आपको क्या करना है, आज जितना अपन ने पढ़ा है एनसीईआरटी में से उसकी रीडिंग करें प्लीज। एनसीईआरटी में से एक बार उसको पढ़ लेना, एनसीईआरटी में से लाइन टू लाइन आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में से डायरेक्टली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं इसकी बात मैं अभी आपको आगे नेक्स्ट क्लास बताऊंगा, और कार्यफलन तक आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव में पढ़ के आना है, ठीक है। तो इसके बाद में अपन जो है वो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन देहली आवर्ती, देहली तरंग दैर्घ्य और इस प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित गणनाएं और इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैसे बनता है इसकी बात अपन अगली क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।